नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज हमारा चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक मेहमान है श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरे मेहमान हैं श्री अनिल देवलाल जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। शर्मा जी, समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषय क्या है? हमारे दर्शक को आप जरा बताइए। धन्यवाद कृपानंद जी। जैसा कि आपने पूछा है, समान नागरिक संहिता जैसे नाम से ही बिल्कुल विदित है, स्पष्ट है कि जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो वह कानून समान नागरिक संहिता कहलाता है। अभी तक हमारे देश में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर समान नागरिक संहिता नहीं लागू होती, समान रूप से कानून नहीं लागू होता, और वो धार्मिक जो विधियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, उनसे गवर्न होते हैं। तो समान नागरिक संहिता का मतलब यही है कि सरकार के द्वारा वह कानून जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, उसमें धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, उसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। हमारे देश में अगर हम देखें तो जैसे वैवाहिक कानून है, संपत्ति उत्तराधिकार को लेकर कानून है, और कुछ और व्यवहारिक कानून हैं, वो अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। जैसे मुस्लिम जो विवाह कानून है वो अलग है, हिंदू विवाह के कानून अलग हैं, हिंदू उत्तराधिकार अलग है, मुस्लिम उत्तराधिकार अलग है, पारसी और जैन और ईसाइयों के अलग अलग कानून हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समान नागरिक संहिता के दायरे में लाई जानी चाहिए। यही आजकल एक मांग चल रही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं, और आशा की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं में एक अनुच्छेद 44 भी है। देवलाल जी, ये अनुच्छेद 44 क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसको बताइए। नमस्कार। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, और जिस तरह से आप इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों से साझा करते आ रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। जैसे कि कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में ये बाध्यकारी नहीं रखे गए हैं, और आर्टिकल 37 भी ये कहता है कि ये सिद्धांत या ये तत्व जो है न्यायालय से आप इनको प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं। लेकिन इनको संविधान के अनुसार इनको बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इनको राज्यों को ये शक्तियां दी गई हैं अपने आप में कि वो अपने नागरिकों के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके विकास के लिए इस तरह के योजनाएं या नियम कानून बनाएं जो उनको प्रत्यक्ष लाभ दे सकें। ये नीति निर्देशक तत्व है। इसमें 36 से लेकर और 51 तक धाराएं हैं जो अलग अलग चीज़ों का प्रावधान देती हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कार्यपालिका और विधायिका के वो तत्व हैं कि जो संवैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं अपना। तो इसमें राज्य को पूरा अधिकार होता है कि अपने विवेक से इनको प्रवर्त करके, लागू करके, नागरिकों के हित में, उनके लाभ के लिए इनको लागू करवाए। इसी में एक आर्टिकल है 44। आर्टिकल 44 ये कहता है कि एक देश के समान नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू होने चाहिए। जैसे कि अभी मेरे से वरिष्ठ पूर्व वक्ता के शर्मा जी ने बताया कि इसमें
वैवाहिक रूप से उत्तराधिकार से लेके किसी भी प्रकार के जो कानून हैं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर विधि के समक्ष सभी नागरिकों के लिए समानता है या संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, तो इसी प्रकार से नागरिक संहिता जो है समान रूप से होनी चाहिए। उसमें किसी के साथ न भेदभाव, न किसी प्रकार का आरक्षण, न किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधा अलग से होनी चाहिए। तो ये समानता को दृष्टिगोचर करता है अनुच्छेद 44, और वही जो समान नागरिक संहिता आज की समय में जिसकी चर्चा की जा रही है वो उसी पे आधारित है। शर्मा जी, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किन फैसलों में सरकार से कहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता के लिए कानून लाए? हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार से यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाए? न्यायालय को फैसले देते वक्त किस तरह की कानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में साहवानों के मामले में इस बात को कहा था कि विवाह और तलाक के जो मसले हैं इनमें समान आचार संहिता को लागू किया जाए, और इसी बात को उन्होंने बाद में फिर सरला मुदगिल जो 1995 का मामला है और उसके बाद लिली थॉमस का मामला है 2000 में, उसमें भी यही बात को उन्होंने दोहराया। इसके अलावा जान बलमट्टम बनाम भारत संघ 2003 का मसला था, उसमें भी उन्होंने यही बात कहा, और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 में जो संविधान में कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य जो है वो सब पर समान नागरिक संहिता के विषय में उनके विकास के लिए और उसको लागू करने के लिए प्रयास करे। तो वो प्रयास होने चाहिए, और बार बार बहुत सारे मसलों में उन्होंने ये बात कही है। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे अनुच्छेद 25 है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म और उसके प्रचार प्रसार और उस पर पूजा पद्धति के लिए वह स्वतंत्र है, और वह स्वतंत्र रूप से अपने धर्म में कार्य कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी पूजा पद्धति को अपना सकता है। लेकिन जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की, वैवाहिक व्यवहार की बात है, तलाक संबंधी बातें हैं, उन सब चीज़ों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन धार्मिक आधारों पर ही कार्य हो, क्योंकि उन चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उनके लिए समान रूप से सब पर वह लागू होने चाहिए। भारत में मुस्लिमों का कानून शरीयत पर आधारित है और ईसाई और पारसी का अपना अलग पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायालय पर बोझ पड़ता है। धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। धार्मिक नेता व राजनेता धार्मिक अनुवाद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करने से नहीं चूकते। देवलाल जी, क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से न्यायालय में लंबित पड़े मामले की निपटारा भी जल्दी होगी एवं कोर्ट को फैसले देने में आसानी भी होगी और धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति भी बंद होगी? ये बिल्कुल सही बात है कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है, सब पे संविधान के जो नियम है वो प्रभावी होते हैं, तो न्यायालयों में न्याय होने में भी सुविधा होगी और न्यायालय का समय भी बचेगा। दूसरी बात, आपका जो कथन है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इस पे भी लगाम लगेगी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये देखा ये गया है कि जब से स्वतंत्रता मिली है, हमें ये देखना चाहिए कि हम पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, तो हमें उस स्वतंत्रता को सहेज के रखना चाहिए, न कि अपने समुदाय को समुदाय में या वर्गों में बांट के रखना चाहिए। और उसमें भी क्या होता है कि चुनाव में इसका अलग से फ़ायदा उठाया जाता है, स्पष्ट रूप से नहीं लेकिन अस्पष्ट रूप से। आप कभी भी देखें कि जब चुनाव आते हैं उससे पहले गणित चालू हो जाती है, मुस्लिम वोटर कितने हैं, ब्राह्मण वोटर कितने हैं, क्षत्रिय वोटर कितने हैं, ये हैं। तो इसमें अगर समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता सब पे लागू हो जाती है तो वो नियम सबके लिए प्रभावी होंगे और बट नेचुरल है कि समय बचेगा। जैसे मुस्लिम का शरीयत कानून अलग है, उसमें अभी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन अभी भी क्या है, अगर आप
लॉ में जाएं तो इनकी किताबें अलग है, मुस्लिम विधि अलग है, हिंदू विधि अलग है। इनके लिए आप जिसको रखेंगे वो एक एक्सपर्ट भी रखना पड़ेगा। पारसी और जो ईसाइयों का वो अलग है। तो नेचुरल है कि एक देखिए, अगर तलाक का है, विवाह विच्छेद का है, तो एक ही तरह का मुकदमा है वो, लेकिन उसमें विधियां अलग अलग होती हैं। फिर कई बार कोशिश ये करनी पड़ती है कि एक्सपर्ट आदमी उस पर रखना पड़ता है, तो वो एक अलग आदमी भी आप डिप्यूट कर रहे हैं और समय भी नष्ट हो रहा है, जबकि वो एक ही तरह के फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और एक ही तरह से उनका समाधान हो सकता है। और दूसरी बात है, समान नागरिक संहिता लगने पर मुझे लगता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है और धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति है, इस पर भी निस्संदेह लगाम लगेगी, ये मेरा मानना है। अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। हमारे देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां 1965 से समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन हमारे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर कोई प्रयास क्यों नहीं किए? कृपानंद जी, जैसे कि हमारे अभी साथी अधिवक्ता अनिल देवलाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे यहाँ राजनीतिकरण भी हो गया है, धार्मिक राजनीतिकरण हो गया है। ये बात ठीक है कि संसार के बहुत सारे देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन हमारे देश में चूँकि जब ये देश का बंटवारा हुआ तो धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, और धार्मिक आधार पर बंटवारे के बाद भी एक हिंदू और मुस्लिम दोनों इस देश में साथ साथ रहने लगे। वो बंटवारा हुआ लेकिन वो अलग अलग नहीं हुए, लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही प्रश्रय दिया गया। स्टार्टिंग में जो चीज़ें थीं वो थोड़ी अलग थीं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 1970 के बाद से देखा जा रहा है कि धार्मिक आधार पर राजनीति का ध्रुवीकरण होना चालू हुआ और वो निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। और तब से लेके अब तक धार्मिक आधार पर राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर जो पार्टी है वो धार्मिक आधार पर ही अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास करती है, जिसके चलते समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही है। और वो इन सब चीज़ों के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष उस पर अपना आपत्ति जताता है। यहाँ पर जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की हमेशा से ये डिमांड रही है, उनकी मांग रही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। और बीजेपी की अगर हम बात करें, जो वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार के 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला राम मंदिर मुद्दा, दूसरा धारा अनुच्छेद 370 को हटाना कश्मीर से, और तीसरा समान नागरिक संहिता को लागू करना। और ये निरंतर उनकी मांग प्रबल रही है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार हैं, जो कांग्रेस की सरकार है और अन्य राज्यों में जो दूसरी पार्टियों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी सरकारों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही करती रही। 2014 से जब से ये सरकार आई है, जो वर्तमान सरकार है, तो इन्होंने अपने जो 3 मुख्य मुद्दे थे उसमें से 2 मुख्य मुद्दों को लगभग निपटा दिया है। राम मंदिर मुद्दा लगभग समाप्त हो गया है। जो इनकी एक दूसरा प्रमुख मुद्दा था कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, वो इन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया। और इनका जो तीसरा मुख्य मुद्दा है वो समान नागरिक संहिता का मुद्दा है। और यह सरकार जब सरकार का ये मुद्दा है तो जनता भी और जागरूक हुई है, और इस वक्त एक जनता में मांग बढ़ रही है कि समान आचार संहिता लागू की जाए, क्योंकि जनता को भी पता है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो वर्तमान सरकार है वो उसका मुख्य एजेंडा भी था समान नागरिक संहिता का, क्योंकि 3 मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था। तो उन्हें पता है कि जनता ये विश्वास रखती है कि इस सरकार के रहते हुए समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, और अगर यह सरकार बदल गई तो उसको समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इस समान नागरिक संहिता को जोर शोर से लागू कराने की मांग पुरजोर से जोर पकड़ रही है, और लोगों में अवेयरनेस भी है, और इसके लिए मुहिम भी चलाए जा रहे हैं, गोष्ठियां भी हो रही हैं
जिससे कि एक सरकार पर भी इस बात का दबाव डाला जाए कि वो इसको जल्द से जल्द लागू कर सके। और हमें ये विश्वास है कि इस सरकार के रहते शायद हाँ समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू हो जाए, क्योंकि अभी इस सरकार को कुछ समय है, 2019 के बाद 2024 तक इनका कार्यकाल है और अभी 2-3 साल इनके पास है। तो मुझे लगता है कि इन 2-3 सालों में ये विधेयक लाके इसको भी अधिनियम को पारित कर देगी। देवलाल जी, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया और मौलिक अधिकारों में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा विद्यमान है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होता है। लेकिन समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि का शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है। इससे आप कितना सहमत हैं? विधि के शासन की जो अवधारणा रखी गई थी संविधान में, वो सबके लिए ये था कि विधि जो है या संविधान जो है सबके लिए समान रूप से है। आपने कहा कि इसमें 42वें संशोधन में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। वैसे भी हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की सभी चीज़ की छूट दे दी गई है। ठीक है, मान लिया हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, सबके लिए आपने समान अधिकार बनाया, लेकिन नैतिकता भी थोड़ी सी सबके अंदर ये होनी चाहिए कि देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं, हम देश को कितना अपना मान रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों का दुरुपयोग करें, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, चाहे धार्मिक स्तर से हो, किसी भी स्तर से हो, अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो जो विधि का शासन है उसके प्रावधान का जो आप कह रहे हैं कि उल्लंघन है, स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। संविधान में तो हमारी लगभग सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर हम कायदे से उनका पालन करें तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान से बेहतर कोई संविधान नहीं है और कोई बढ़िया संविधान नहीं है। लेकिन आज के डेट में अगर आप धरातलीय स्तर पर देखें तो कूड़ा फेंकने के लिए भी वो नोटिस लगाना पड़ता है, कूड़ा न फेंकवाने के लिए चालान करना पड़ता है, वहाँ पे कई बार देवी देवताओं की फ़ोटो लगा दी जाती है। तो कम से कम इतना सेंस तो हर एक नागरिक को होना चाहिए कि अगर हम विधि के समक्ष, विधि हमको सब कुछ दे रही है, संविधान हमको पूरी सुविधाएं दे रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये देश अपना है। अगर हमारे अंदर नैतिकता आ जाएगी तो विधि का शासन स्वतंत्र रूप से अपने आप लागू हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि धर्मनिरपेक्षता अगर दी गई है तो वो सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए, उसमें विशेष रूप से कोई समुदाय विशेष ना हो, कोई धर्म विशेष ना हो, वो सबके लिए लागू होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थन करने वाले लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 14 में ऐसा क्या है? कृपानंद जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 14 की, तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 14 पर बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें जाति, धर्म, जन्म, मूल राजवंश या रंग भेद के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी स्थान पर पैदा हुआ हो, वो उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। उसे सामाजिक न्याय, उसे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय मिलेगा। ये हमारे अनुच्छेद 14 की मूल भावना है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म और अपनी आस्थाओं पर कार्य कर सकते हैं, उनके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनकी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 कहता है। लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की बात आती है तो अल्पसंख्यक समुदाय वो कहते हैं कि हमें शरीयत से गवर्न होना है, तो
तो वहाँ पर कुछ जो बातें हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए समान नहीं है। इवन उनके धर्म के नागरिकों के मध्य भी उनमें भेद है। वहाँ स्त्री और पुरुष के बीच में भेद है। वहाँ पुरुष को 4 शादियाँ करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि स्त्रियों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर सकें। ये भी एक भेद है। वहाँ पुरुष को तलाक देने का अधिकार है कि वो तलाक करके तलाक दे सकता था, लेकिन स्त्रियों को इस तरह का अधिकार नहीं था। तो वहाँ एक ही धर्म में भी बहुत सारी भिन्नता हैं एक नागरिकों के बीच में। तो अल्पसंख्यक समुदाय चूँकि वो अपनी जो स्वार्थ सिद्धियाँ हैं उन स्वार्थ सिद्धियों में इतना लिप्त है कि वो अनुच्छेद 14 को अपने अधिकारों का हनन बताता है। जबकि अगर हम उनके ही शरीयत के कानून के अकॉर्ड देखें तो उनके अपने अंदर ही इतने भेद हैं जो एक दूसरे को समानता नहीं देते। वो शिक्षा की समानता नहीं देते, वैवाहिक समानता नहीं है, उत्तराधिकार की समानता नहीं है। वहाँ पर जो स्त्री है उसको जो संपत्ति का अधिकार है वह पुरुष के मुकाबले बराबर का नहीं है। जबकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 1955 में हिंदू अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया और सब चीज़ों को कोडिफाई कर दिया गया। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म की कोडिफाई होने की वजह से हिंदुओं में हर चीज़ की समानता है। जितनी पुरुष को समानता है उतनी स्त्री को समानता है। जो अधिकार विवाह के पुरुष के पास है वही स्त्री के पास है। जो तलाक के अधिकार पुरुष के पास है वही स्त्री के पास है। उत्तराधिकार को लेकर, संपत्ति के वितरण को लेकर जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही स्त्री को है। तो हमारे यहाँ कोडिफाइड है। जबकि अगर आप बात करेंगे हिंदुस्तान में तो उत्तराधिकार को लेके और विवाह को लेकर इंडियन सक्सेशन एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट को आप देखोगे तो वो दोनों में आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है वही हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है। तो वो दोनों सेम उससे गवर्न हो रहे हैं। जब मुस्लिम सक्सेशन एक्ट नहीं है, मुस्लिम जो है अपनी शरीयत के अनुसार गवर्न होते हैं, तो वहाँ भेद है। तो यह अल्पसंख्यकों का कहना कि यह हमारे मूल अधिकारों का हनन है वह सर्वथा गलत है। मूल अधिकार उनको भी उतने ही मिले हुए हैं जितने के अन्य लोगों को मिले हुए हैं। लेकिन जो उनके धार्मिक कानून हैं 25 में बिल्कुल ये बात दी गई है कि वह अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उस बात से किसी को नहीं रोका है। लेकिन वहाँ के जो उस धर्म के भी नागरिक हैं उनको भी तो समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। उनमें भी तो कोई मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ वो है। तो उनका ये कहना बिल्कुल सर्वथा गलत है कि ये उनके मूल अधिकारों का हनन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए और उसका कड़ाई से अनुपालन भी होना चाहिए। और ये जो अल्पसंख्यकों की बात है वह बिल्कुल गलत है। वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु विधि और न्याय मंत्रालय ने एक विधि आयोग का गठन किया था। समान नागरिक संहिता के विषय में विधि आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि मौजूदा हालात में समान नागरिक संहिता का न तो आवश्यक है और न वांछनीय है। आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं के संहिताबद्ध करने की ज़रूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और तथ्य सामने आ सके। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किस तरह किया जाए। देवलाल जी एक दो उदाहरण देकर इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। विधि आयोग जो कहता है कि अभी हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं कि इसमें कुछ पूर्वाग्रह हैं, उनको संहिताबद्ध करने की जरूरत है। मेरे से पूर्व वक्ता भी इसको कह चुके हैं कि जो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, ये कोडिफाइड है, संहिताबद्ध है। अब ये देखिए आप कि हिंदू मंदिरों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जा सकता, ये भी संविधान में है। आप
धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। सिख लोग जाएंगे, उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। समुदाय विशेष के लोग हैं, आप उनको सब्सिडी भी देंगे, और राजनीतिक तौर पे कई बार ये भी कहेंगे जी कि संसाधनों पे उनका पहला अधिकार है। तो ये किस तरीके, मतलब इसमें क्या पूर्वाग्रह, किस प्रकार से पूर्वाग्रह है इसमें? मेरा मानना तो ये है कि विधि आयोग में जो भी आदरणीय सदस्य जो भी बिठाए गए थे, वो इस चीज़ का अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक था मेरे हिसाब से, कि क्या हमारे भारत के नागरिकों में समान रूप से नागरिक संहिता है या सभी को सभी अधिकार प्राप्त हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए हम ये नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं। अगर हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, अगर समान रूप से हम पे टैक्स लादा जा रहा है या सारी चीज़ें हम पे लागू की जा रही है, तो हम भी अधिकार रखते हैं तो इसका कि हम भी समानता का अधिकार रखते हैं। तो यही तो समान नागरिक अधिकार जो आचार संहिता है उसका मूल आधार है। उसमें गलत क्या कह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इसका अध्ययन इस रूप में किया जाना चाहिए था। इसकी आवश्यकता है और इसकी मांग भी है। अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में जाएंगे तो वो राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि यहाँ पे जरूरत है समान आचार संहिता की। एक तरफ एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को आप विशेष अधिकार देंगे। अगर परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप ज़्यादा देंगे तो दूसरे बच्चे के मन में अपने आप भावनाएं आएंगी, और भावनाएं आएंगी तो उसमें कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष उत्पन्न होगा तो विरोधाभास होगा, विरोधाभास होगा तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। इसलिए मेरे हिसाब से समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। आज के परिचर्चा में बस इतना ही। शर्मा जी एवं देवलाल जी ने हमारे दर्शकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अच्छी जानकारी दी है, और आशा करते हैं कि वे इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप खुश रहें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद। शर्मा जी और देवलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद।